हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे किसी भी गैस पदार्थ की द्रव विलायक में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें 4th नंबर का हमारा कारक था दाब का प्रभाव। मैंने आपको बताया था कि किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता का अध्ययन सर्वप्रथम करने वाला वैज्ञानिक था विलियम हेनरी। विलियम हेनरी ने सबसे पहले इसका क्या किया, दाब का प्रभाव का अध्ययन किया। तो इसी के नाम पर यहाँ पर एक नियम दिया जिसे हेनरी के नियम से हम जानते हैं। अब देखो हेनरी का नियम क्या करता है, किसी गैस की द्रव में विलेयता को यहाँ पर बताता है। तो उसको समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, यहाँ पर वाष्प दाब और साम्यावस्था, जो हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्या करवा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो ये एक पात्र लेते हैं हम, एक पात्र में मैंने क्या भर दिया, जल भर दिया। तो ये जल भर देते हैं हम, सबसे पहले तो जल भर दिया हमने। अब जल भरने के बाद हम क्या करते हैं, इस पात्र को बंद कर देते हैं। तो ये मैं पात्र को क्या कर देता हूँ, ढक देता हूँ, बंद कर दिया मैंने। अब इस पात्र को आप क्या करो, गर्म करो, उष्मा दो। आपको पता है जब आप इस बंद पात्र में जल को गर्म करोगे तो जल उष्मा को ग्रहण करके क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्पित हो जाएगा। अन्य पदार्थ भी अपने क्वथनांक के हिसाब से क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। तो ये द्रव पदार्थ क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो किस में परिवर्तित होएगा, वाष्प में। तो द्रव तो किस में बदलेगा, वाष्प में। अब देखो ये वाष्प क्या होगी, यहाँ पर जैसे गर्म करते जाओगे वाष्प अब बाहर तो निकल नहीं सकती पात्र से, तो पे के तो अब देखो यहाँ पर ये वाष्प के कण क्या होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। अब जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होता है, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें भी क्या होता है, ऊर्जा में कमी आती है और वापस ठंडे होकर क्या होते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये वाष्प के कण क्या होंगे, यहाँ पर वापस ठंडे होकर किस में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। ये अवस्था, जिसमें एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें जितनी द्रव वाष्प में बदलता है उतनी ही वाष्प वापस किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था के नाम से जानते हैं। और इसी साम्यावस्था पर इस द्रव की वाष्प के द्वारा जब द्रव की सतह पर गिरेगा तो ये द्रव की वाष्प जब द्रव की सतह पर गिरती है तो कुछ दाब डालती है, उस दाब को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो साम्यावस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर वापस डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर हेनरी का नियम क्या कहता है हमसे। हेनरी का नियम पहली बात तो लागू होता है कि निश्चित ताप पर, फिर निश्चित ताप के बाद विलायक हमारे पास इकाई आयतन होना चाहिए। तो हम कहेंगे एक निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, उस विलायक में आप गैस घोल रहे हो, घुली हुई गैस की मात्रा को हम यहाँ m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो क्या होता है, साम्यावस्था पर गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब, दाब को यहाँ P लिख दिया। पर कंडीशन क्या है, साम्यावस्था पर लगेगा ये दाब, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का यदि हम चिन्ह हटाएंगे तो m समानुपाती का हटेगा तो आपको पता है बराबर का आ जाएगा और एक नियतांक आ जाएगा यहाँ पर k। चूंकि हेनरी वैज्ञानिक ने दिया था इसलिए यहाँ पर इस नियतांक को h लिख देते हैं, कैपिटल H, KH लिख देते हैं हेनरी नियतांक, और ये p अपने स्थान पर आ जाएगा। ये आपके पास आया m बराबर KHP, यानी कि विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसके गैस के आंशिक दाब के या फिर दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है, और KH और P के दोनों के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या है, हेनरी का नियम है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ कौन सी चीज क्या है, एक तो आपके पास m है, एक क्या है आपके पास KH है, और एक क्या है आपके पास P है। तीनों को अपन लिख देते हैं। m तो है द्रव विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, तो हम कह देंगे द्रव विलायक, द्रव में घुली गैस की मात्रा, गैस की मात्रा m से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब देखो आगे KH हेनरी वैज्ञानिक ने दिया था तो इसे हेनरी नियतांक के नाम से जाना जाता है। हेनरी नियतांक हमने बता दिया। P क्या है, यहाँ पर गैस के द्वारा, देखो साम्यावस्था में गैस के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, तो साम्यावस्था में गैस का दाब है। अब एक बार मैं आपको यहां पर रिपीट करवा देता हूं हेनरी का नियम। एक निश्चित ताप पर द्रव विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m,
घुली हुई गैस की मात्रा को m से रिप्रेजेंट किया है। एक निश्चित ताप पर द्रव की इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m साम्य अवस्था पर उस गैस के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब p की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि घुली हुई गैस की मात्रा दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यही क्या कहलाता है, हमारे पास हेनरी का नियम कहलाता है। क्लियर है बेटा? अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। हेनरी ने यहाँ पर क्या किया, द्वितीय कथन भी दिया। तो हम हेनरी का दूसरा नियम पढ़ते हैं। हेनरी का द्वितीय कथन। अब देखो द्वितीय कथन क्या कहता है हेनरी का, तो प्रथम है। अगर आपसे वो पूछे हेनरी का द्वितीय कथन लिखिए, तो द्वितीय कथन क्या होता है? द्वितीय कथन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो कहता है किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था है, दाब डालेगी, वही दाब आंशिक दाब के पदों में अपन लिख देंगे। तो वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब P, वहां पर क्या होता है, विलियन में गैस के मोल अंश, विलियन में जो गैस है टोटल उसके मोल अंश, मोल अंश को अपने किससे रिप्रेजेंट किया था, x से, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान देना, वाष्प अवस्था किसी गैस का, देखो इधर, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में डालेगी दाब, तो किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में जो डाला गया आंशिक दाब है, दाब P, वो क्या होता है, उस विलयन में उपस्थित मोल अंश के क्या होता है, गैस के समानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं, हेनरी के द्वितीय कथन के नाम से जानते हैं। अब देखो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, समानुपाती घटेगा तो KH आ जाएगा, यहाँ पर हेनरी नियतांक x। ये आपके पास क्या हो जाएगा, हेनरी के नियम का द्वितीय कथन। अब देखो यहाँ कौन सी चीज क्या है, P तो क्या है, गैस का आंशिक दाब है, KH हेनरी नियतांक है, और x क्या है, जो गैस घुली हुई है विलायक में वहां पर उसका क्या है, मोल अंश होता है। तो ये दोनों कथन हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखो हम इनको दोनों कथन को एक यहाँ पर कर्व से समझ सकते हैं, ग्राफ बना लेते हैं अपन। तो देखो कर्व बनाना आप सबको आता है। यहाँ पर दो एक्सिस लेते हैं हम लोग, एक तो x एक्सिस और दूसरी क्या हो जाएगी, y एक्सिस। दोनों एक्सिस ले ली। अब देखो इसके लिए अगर आपको वो ग्राफ खींचने के लिए कहे तो एक तो क्या है, आंशिक दाब P है और दूसरा क्या है, मोल अंश है। तो एक तो अपन आंशिक दाब लिख देते हैं यहाँ पे भी, चाहे आप P भी लिख सकते हो। आंशिक दाब क्या है आपके पास, आंशिक दाब के फॉर्म में P, और दूसरा क्या है, मोल अंश x है आपके पास। इधर तो बढ़ेगा ये, और ये ऊपर की साइड बढ़ेगा आंशिक दाब। हो गया। अब देखो यहाँ पर मूल बिंदु की निर्देशांक 0। अब आप ये अच्छे से जानते हो कि आंशिक दाब, किसी भी गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के क्या है, यहाँ पर समानुपाती है। यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे माना कि इसका मोल अंश इतना था, 0 से 0 था, तो आंशिक दाब भी 0 था। मोल अंश थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, तो आंशिक दाब भी थोड़ा सा बढ़ के माना कि यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे अपन। फिर देखो आगे बढ़ाओ आप, थोड़ा सा मोल अंश बढ़ा दिया हमने, तो यहाँ पर मोल अंश मान थोड़ा सा दाब बढ़ा दिया, यहाँ की जगह पर ने इतना कर दिया दाब, तो इसका मोल अंश भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हमने ये डॉट कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। ऐसे ही क्या होगा, जैसे जैसे आप आंशिक दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके मोल अंश की मात्रा बढ़ रही है, या ये बढ़ाओगे तो वो बढ़ रही है, क्योंकि दोनों समानुपाती। तो आप कैसे भी समझ सकते हो, मैं आपको समझने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि जितने अधिक गैस का यहाँ पर आंशिक दाब होगा, उसमें गैस की घुली हुई मात्रा यानी कि मोल अंश उसके कितने होंगे, उतने अधिक होंगे। तो दाब जितना बढ़ाओगे उतने ही क्या होती है, घुलने वाली गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें क्या होगा, ओवरऑल जब देखेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा क्या हो जाएगी, प्राप्त होती है, जहां KH किसको दर्शाएगा, स्लोप को, ढलान को। स्लोप इज इक्वल टू KH हो जाएगा हमारे पास। यानी कि यदि आप आंशिक दाब बढ़ाओगे तो उसका क्या होता है, गैस की मोल अंश यानी कि घुली हुई गैस की मोलों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है यहाँ पर। तो ये दूसरा कथन हो गया। अब देखो यहाँ पर इस ग्राफ में कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। ग्राफ तो हमने पढ़ लिया, अब वो इसके बारे में कुछ हमसे डिटेल मांग लेता है। डिटेल क्या, कि समान ताप पर विभिन्न गैस जो होती है उनके KH का मान भिन्न भिन्न होता है। टेम्परेचर, आप पहला नियम कहता है कि टेम्परेचर क्या रखो, समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए, जो अलग अलग प्रकार के आप गैसों लोगे ना, उसके लिए हेनरी नियतांक का मान क्या होगा, हमारे पास अलग अलग प्राप्त होगा। पहला कथन देखो, यहाँ पर बोर्ड पे लिखने में टाइम वेस्ट होता है, मैं आपको ऐसे ही 2 बार समझा दूं।
समान टेम्परेचर पे आप अगर अलग अलग जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई भी और गैसें ले लो तो समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए हेनरी नियतांक KH का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। पहले बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि KH का मान सदैव गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो वो पूछे आपसे KH का मान क्या होता है, किस पर निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पर, प्रकृति पर निर्भर करता है KH का मान। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। अब देखो दोनों, पहला समान ताप पर KH का मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए अलग अलग, KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, और दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, देखो दिया गया दाब है उस पर अगर KH का मान जितना अधिक होगा उस गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही कम होती है। यानी कि KH का मान जितना अधिक होगा और उस गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए क्या कर देता हूं, व्युत्क्रमानुपाती संबंध बना देता हूं। यानी कि KH का मान जितना अधिक होगा विलेयता उतनी ही कम होगी, व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर। तो तीनों पॉइंट्स हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग है जो आपके लिए पूछे जाते हैं, आपके लिए मतलब एग्जाम में महत्वपूर्ण। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, नियम के अनुप्रयोग। अब हेनरी नियम के कौन कौन से अनुप्रयोग है वही चीज हमें समझनी है, केवल समझना है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आपने कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स को जब अपन हिलाकर खोलते हैं तो झाग के रूप में क्या हो जाती है, वो बाहर आ जाती है। तो एक तो शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कोई भी आप ले लो, यहाँ पर ठंडा जल, जो ठंडा जल को तो छोड़ दो, कोई भी जैसे सोडा वाटर ले लीजिए आप। पहला तो आप क्या ले सकते हो, सोडा वाटर, सोडा वाटर। दूसरी आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स। इसके अलावा भी आप जैसे और भी कोई भी ठंडे पदार्थ जिनको अपन को पीने पे क्या होती है, थोड़ी झंझनाहट सी महसूस होती है, उनको पैक करते समय क्या होता है, उसमें अत्यधिक दाब पर CO2 गैस को क्या होता है, उसमें प्रवेश कराया जाता है। अधिक दाब होने के कारण वो CO2 गैस क्या होती है, उन ठंडे पेय पदार्थों में, द्रव में क्या हो जाती है, वहां पर घुल जाती है, यानी कि विलेयता अधिक होती है। तो CO2 गैस की ठंडे पेय पदार्थ जैसे सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स में विलेयता को बढ़ाने के लिए उन बोतलों को क्या होता है, अत्यधिक दाब पर CO2 गैस के साथ बंद किया जाता है, जिससे CO2 गैस की विलेयता बढ़ जाती है, उसमें लिक्विड अवस्था में आ जाती है। लेकिन जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, उसको जैसे टेम्परेचर मिलता है, हिलाने से अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलती है, वो एक साथ बाहर आ जाते हैं। इससे कुछ लिक्विड भी गैस के साथ क्या होता है, बाहर आ जाता है और हमें झाग के रूप में दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 अक्रिय वातावरण उपलब्ध कराती है और काफी दिनों तक ये खराब नहीं होती, इसलिए इसको मिलाया जाता है। तो पहला अनुप्रयोग हो गया कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, इनमें क्या होता है, CO2 को अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है, प्रेशर के साथ उनको पैक करते हैं, जिससे क्या होता है, वहां पर वो उसमें लिक्विड अवस्था में बनी रहे। पहला हो गया। अब देखो दूसरे की बात करें, अत्यधिक ऊंचाई पर। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा एनोक्सिया रोग के बारे में। एनोक्सिया पूछ लिया जाता है, एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। एनोक्सिया क्या होता है, एनोक्सिया एक तरह से ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में। जब हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में तो उसको एनोक्सिया बोलते हैं। तो देखो ऐसा क्यों होता है, जो अत्यधिक ऊंचाई यानी कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं, वहां पर क्या होता है, पहाड़ों पर वायु का दाब सतह की तुलना में क्या होता है, कम, क्योंकि यहाँ तो वायु का दाब है। अब जैसे ऊंचाई पे जाओगे वायुमंडल कम होता जाएगा, तो वायु का, हवा का दाब क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। कम होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन गैस अधिक दाब नहीं होने के कारण क्या होता है, शरीर में कम प्रवेश कर पाती है, फलस्वरूप रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बीमारी को हम एनोक्सिया के नाम से जानते हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। तो हम कहेंगे कि अधिक ऊंचाई यानी कि पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा कम होती है। ऐसा वहां पर वायुमंडल का दाब कम होने के कारण उनके रक्त में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस अवस्था को हम एनोक्सिया के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास कंप्लीट है। अब देखो तीसरी बात करते हैं हम, यहाँ पर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम। तो तीसरा अनुप्रयोग होता है गोताखोर।
समुद्री गोताखोर, जब आप जानते हो कि वो क्या होते हैं, गैस के सिलेंडर लेते हैं, बांधकर कुछ चीजों जब डूब जाती है तो उनको निकालने के लिए समुद्र में जाते हैं, और जब वो हजारों फीट की गहराई में जाते हैं, तो आपको पता है पानी का बहुत ज्यादा वजन होता है, तो जब वो हजारों फीट की गहराई में चले जाते हैं गोताखोर, तो वहां पर क्या होता है, उस द्रव के द्वारा क्या होता है, वहां पर दाब बहुत अधिक हो जाता है। अत्यधिक दाब हो जाएगा तो उसी दाब में क्या होता है, उनको सांस लेना पड़ता है, तो उस दाब में जब वो सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन, दाब अधिक हो गया तो उस ऑक्सीजन गैस को जो सांस के रूप में सिलेंडर से वो लेते हैं, उसकी द्रव में विलेयता यानी कि रक्त में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, द्रव में घुल जाता है वो, क्योंकि दाब अधिक है। अब देखो जब वो अपना काम करके पुनः वापस सतह की ओर लौटते हैं तो आपको पता है गैस वापस निकलेगी, तो वो रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन गैस क्या होती है, तीव्र गति से निकलती है, तो तीव्र गति से बुलबुलों के रूप में निकलती है, जिनसे उनके रक्त में सेल्स में यानी कि कोशिकाओं में क्या होता है, यहाँ पर रक्त में वायु के क्या होता है, निकल जाती है ना एक साथ, तो वहां पर खाली स्थान बुलबुला बन जाता है, रक्त में वायु के बुलबुले बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, जिन्हें बैंड्स के नाम से जानते हैं, बैंड्स के नाम से। ये बैंड्स क्या होते हैं, अत्यधिक जानलेवा भी हो सकते हैं कभी कभी, और पीड़ादायक दर्द उत्पन्न करते हैं हमारे वहाँ शरीर में, तो इनमें भी क्या होता है, इसीलिए जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो उनके वहाँ पर जो वायु रहती है, यानी कि उनके सिलेंडर में एक तो रहता है ऑक्सीजन गैस, और वायु में दूसरी क्या रहती है, नाइट्रोजन गैस, इनके साथ साथ उनकी गैस सिलेंडर में हीलियम गैस भी भरी जाती है, जो क्या होती है, यहाँ पर विलेयता कम होती है, इसकी कम विलेयता होने के कारण रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता भी घट जाती है, जिससे बैंड्स की कंडीशन नहीं आती है, तो उनमें हीलियम मिलाई जाती है, अगर आपसे पूछ ले तो। अब देखो यहाँ पर कौन सी कितनी मात्रा में होती है, यहाँ पर हीलियम मिलाई जाती है 11.7%। ध्यान देना कि कौन सी गैस कितनी, वो आपसे कंपटीशन में पूछता है। हीलियम गैस जो होती है समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में 11.7% मिलाई जाती है। इसके अलावा अपन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो 32.1%, तो ऑक्सीजन तो 32.1% और 56.2% कौन मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। ये क्या होता है, उसका संगठन होता है गैस सिलेंडर का, ऑक्सीजन वाले का, गोताखोर के लिए। तो हमारे पास तीसरा अनुप्रयोग हो जाएगा। अब देखो इसके बाद आता है हमारे पास हेनरी नियम की सीमाएं, कमियां। हेनरी नियम की सीमाएं, देखो हेनरी नियम की कमियां क्या है। पहली चीज, दाब का मान P, प्रेशर का मान अत्यधिक न हो। दाब का मान अगर आप बढ़ा रहे हो तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बैंड्स वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, टेम्परेचर का मान अत्यधिक कम ना हो। अत्यधिक कम हो जाएगा तो जो गैस गोली वापस निकल नहीं पाएगी, तो ताप का मान क्या होना चाहिए, अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए। दाब का मान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गैस की विलेयता किसी विलायक पर, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ किसी विलायक में कम नहीं होनी चाहिए। तो तीसरी, गैस की विलेयता विलायक में, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कम ना हो। फोर्थ कंडीशन आती है कि जो आपका विलयन है वो क्या होना चाहिए, तनु, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। ये क्या हो जाती है, यहाँ पर हेनरी नियम की कमियां हो जाती है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको थ्योरेटिकल पार्ट से, देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको समझा सकता हूँ बेस्ट से बेस्ट तरीके से, 2 3 4 बार जितने भी हो। तो एक बार समझना हेनरी का नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है ये कि एक निश्चित ताप लोगे, निश्चित ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई जो गैस की मात्रा m है, वो उस गैस के द्वारा साम्यावस्था पर लगाए गए दाब P की क्या होती है, समानुपाती, यानी कि घुली हुई गैस की मात्रा विलायक में उसके दाब के क्या होती है, साम्यावस्था पर समानुपाती होती है। समानुपाती का हटाएंगे तो KH आ जाएगा, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। अब देखो हेनरी के नियम का द्वितीय कथन क्या होता है। द्वितीय कथन होता है कि किसी गैस का यहाँ पर आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा x के मोलन्स की क्या होता है, समानुपाती होता है। हटाओगे KH हेनरी नियतांक आ जाएगा। यहाँ पर देखो आंशिक दाब क्या है, मोलन्स के समानुपाती, तो आंशिक दाब मोलन्स दोनों समानुपाती, तो एक स्ट्रेट लाइन अपन को प्राप्त हो जाएगी। अनुप्रयोग की बात करेंगे
कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय पदार्थ जैसे सोडा वाटर, इनमें क्या होता है CO2 गैस को अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है, जिससे उसकी विलेयता बढ़ जाती है। दूसरा अनुप्रयोग मैंने आपको बताया, यहाँ पर अत्यधिक ऊंचाई यानी कि पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वायु दाब कम होने से उनके शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे एनोक्सिया कहते हैं, अपन एनोक्सिया रोग के नाम से जानते हैं। तीसरा, जब गोताखोर समुद्र में अत्यधिक गहराई में चले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर द्रव का क्या होता है, सतह पर दाब बढ़ जाता है। नीचे जाने पर दाब बढ़ने के कारण उनके रक्त में जो सिलेंडर्स हैं वो सांस लेते हैं, उस ऑक्सीजन गैस की विलेयता क्या हो जाती है, अधिक दाब के कारण बढ़ जाएगी। ज़्यादा विलेयता बढ़ जाने से क्या होता है, वहाँ पर उनके शरीर में से जब वो बाहर ऊपर आते हैं सतह पर, तो शरीर में से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगी। तो गैस जब एक साथ बुलबुलों के रूप में निकलती है तो रक्त में क्या होते हैं, कोशिकाओं में यहाँ पर बुलबुले बन जाते हैं वायु के, जिन्हें बैंड्स बोलते हैं, जिससे क्या होता है, कोशिका नष्ट भी हो सकती है या फिर वो पीड़ादायक भी हो सकते हैं, और कभी कभी वो क्या होते हैं, जानलेवा हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये बैंड्स कहलाएगी अवस्था। अब आगे देखो आप, इसीलिए क्या होता है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता को कम करने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इतने % होती है, उसके साथ हीलियम गैस भी 11.7% मिलाई जाती है, जो क्या होती है, यहाँ पर इसकी विलेयता कम होने के कारण उसके ऑक्सीजन की विलेयता भी इसके साथ क्या हो जाती है, घट जाती है। आगे देखो, हेनरी नियम की सीमाएं क्या है भाई, नियम किन अभी अपन ने पढ़ लिया, अब इसकी सीमाएं या कमियां क्या क्या हो सकती है। देखो, पहली बात, दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दाब रहेगा तो भी विलेयता रक्त में बढ़ जाती है, तो नहीं होना चाहिए। ताप का मान अत्यधिक कम भी नहीं होना चाहिए, अगर ताप का मान बहुत कम है तो वापस वो गैस निकल ही नहीं पाएगी, विलेयता परमानेंट रह जाएगी। तो ताप का मान अत्यधिक ना हो, दाब का मान अत्यधिक ना हो, ताप का मान अत्यधिक कम भी नहीं होना चाहिए। गैस की विलेयता यहाँ पर क्या है, विलायक में कम न हो, यानी कि गैस की विलेयता जो विलायक में घुल रहा है वो कम नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, उस तभी राउल का नियम, यहाँ पर हेनरी का नियम लागू होगा। फिर यहाँ पर अगला आता है हमारे पास, विलयन तनु होना चाहिए, अगर विलयन क्या है, सांद्र है, तभी ये नियम लागू नहीं होता। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी कमियां हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर